जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है जी, आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपकी हड़प्पा। देखिए, भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण में हमने क्या देखा था? हड़प्पाई कला देखी थी, मौर्यकालीन कला वर्गीकरण देखा था। आज हम हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? मौर्यकालीन कला देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। यहाँ के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। सड़कें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, वन लाइनिंग में आपने एक क्वेश्चन मतलब आ जाता है। तो सड़कें क्या थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्खनन स्थलों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं। पहला कौन सा है? आवास गृह है। दूसरा सार्वजनिक भवन। तीसरा सार्वजनिक स्नानागार। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। ठीक है, भली भांति पकी हुई ईंटों को मतलब भली भांति जो ईंटें रहती थी वो अच्छे से पका ली जाती थी। ठीक है, उसके बाद उसकी परतें बिछाई जाती थी और इसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ दिया जाता था। तो इनको बनाने के, ईंटों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? जिप्सम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नगर 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, नगर को 2 भागों में विभाजित था। ऊंचे गढ़ को क्या बोलते थे? दुर्ग बोलते थे। दूसरा कौन सा था? निचला नगर था। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे देखिए, नगर को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। ठीक है जी, देखिए, ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके जो स्थल है उसमें मिस्र या मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत शासकों के मंदिर या महल जैसे बड़े स्मारक नहीं थे। ठीक है, इतने बड़े स्मारक नहीं थे जितना कि दूसरी सभ्यताओं में मिले हैं। ठीक है, देखिए, अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए गए थे। जो अन्नागार थे वो ऊंचाई पर मतलब बने हुए थे। इससे क्या था? अनाज के भंडारण में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती थी। हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागार का प्रचलन था। इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व का संकेत मिलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के उत्खनन अवशेषों में कौन सा है? बृहद स्नानागार है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध यही है जो स्नानागार में है, वो इसमें मोहनजोदड़ो में जो मिला है। ठीक है, अवशेष में इसको बोलते हैं बृहद स्नानागार। तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। ठीक है जी, ठीक है, ये आकृति देख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, देखिए, नगर के निचले भाग में, ठीक है, आप देखिए, नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊंचे गढ़ को क्या बोलते थे? दुर्ग बोलते थे। तो दूसरा कौन सा था? निचला नगर था। तो नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए थे। तो एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए थे। ठीक है, इनका उपयोग संभवतः किसके लिए किया जाता था? श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर श्रमिक वर्ग रहते होंगे। कुछ स्थानों में सीढ़ियां मिली हैं। ठीक है जी, जिससे क्या है? संकेत मिलता है कि वे संभवतः 2 मंजिल मकान हुआ करते थे, 2 मंजिल भवन थे। अधिकांश भवनों में निजी कुएं मिले हैं, स्नान गृह मिला है और वायु संचार की भी उचित व्यवस्था की गई है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी क्या है? उन्नत जल निकासी व्यवस्था है। ठीक है, जल का निकासी व्यवस्था ही सबसे प्रमुख उनकी विशेषता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कि जल निकासी व्यवस्था उनकी अच्छी थी। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। ठीक है, नियमित साफ सफाई रख रखाव के लिए नालियों को मतलब ढक दिया जाता था। ठीक है, नालियों को शिथिल रूप से ढक दिया जाता था। ठीक है, शिथिल लिखा है ये। ठीक है, शिथिल, ये यहाँ पे गलत है, शिथिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम, शिथिल रूप से ढक दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे नियमित दूरियों पर, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे नियमित दूरियां होगा, निर्मित दूरियां लिख रखा है यहाँ पे। नियमित क्या होगा? यहाँ पे नियमित दूरियां होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। तो निर्मित, सॉरी, नियमित दूरियों। ठीक है, नियमित दूरियों पे क्या होता था? मल कुंड बने हुए थे। ठीक है, ये
देखिए मलकुंड, इसको सही कर देते हैं, अल्लाह कर देते हैं इसको, तो ये मलकुंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, नियमित दूरियों पर मलकुंड बनाए गए थे। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर प्रभावशाली बल दिया गया था। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर क्या प्रभावशाली बल दिया गया था। कई स्थानों पर कुओं, जो कुआं है उनकी उपस्थिति भी देखी गई है। ठीक है जी, कई विद्वान हैं उनका तर्क क्या है कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। ठीक है जी, मेहुला कहते थे। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरें मिली हैं। ठीक है जी, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में मोहरें, कांस्य मूर्तियां और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ से अत्यधिक मात्रा में मोहरें, ये भी गलत लिखा है। ठीक है जी, मोहरें, कांस्य मूर्तियां और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहां से अत्यधिक मात्रा में। ठीक है जी, अत्यधिक, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, अत्यधिक मात्रा में मोहरें, कांस्य मूर्तियां और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को सभी उत्खनन स्थलों से अलग अलग आकार व प्रकार की कई मोहरें मिली हैं। यहाँ अत्यधिक मोहरें जो है क्या है, वर्गाकार है। तो वही त्रिकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार मोहरों के उपयोग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है मोहरें किस प्रकार की हैं, तो देखिए अत्यधिक मोहरें वर्गाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये आता है कि मोहरें त्रिकोणीय, आयताकार या वृत्ताकार है, तो ठीक है, वो भी आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो त्रिकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार मोहरें के भी साक्ष्य मिले हैं। जबकि मोहरें बनाने के लिए पक्की लकड़ी या पाए जाने वाले, ठीक है, ये लिखा है मुलायम पत्थर, ये भी गलत लिखा है। ठीक है, मुलायम पत्थर, मुलायम पत्थर। ठीक है, याद रहेगा, सुनेंगे मुझे तो याद रहेगा। मुलायम पत्थर, स्टेटाइट, इसको सेलखड़ी बोलते हैं, का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। तो मोहरें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था, एक तो मुलायम पत्थर का प्रयोग किया जाता था, दूसरा सेलखड़ी का, सुना होगा नाम कई बार आपने। ठीक है, सेलखड़ी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगेट, चर्ट, तावा, कांस और टेराकोटा की भी मोहरें मिली हैं। सोने और हाथी के दांत की भी कुछ मोहरों के उदाहरण मिले हैं। तो मोहरें कितने प्रकार की होंगी, देखिए सोने चांदी की भी, सोने और हाथी दांत की भी मोहरें मिल गई। ठीक है, तांबा, कांस, टेराकोटा की मोहरें भी मिली हुई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। कौन कौन सी, तांबा, ध्यान रखिएगा, तांबा की भी मिली है। ठीक है, अगेट, चर्ट, तांबा, कांस, फायंस। ठीक है, आप कॉमा लगा दीजिए, कांस अलग है, फायंस अलग है। ठीक है जी, कचाब बोलते हैं इसको, कचाब या फायंस बोल दीजिए, फायंस या कचाब। ठीक है, ठीक है, फायंस या कचाब। और टेराकोटा की यानी पक्की मिट्टी, टेराकोटा का मतलब पक्की मिट्टी हो गई। ठीक है, मोहरें मिली हैं। तो ध्यान रहेगा किस किस की मोहरें मिली हैं, सोने की भी मोहरें हैं, हाथी के दांत की भी मोहरें हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की मोहरें मिली हैं। देखिए अधिकतर मोहरों पर चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख भी है, जिन्हें क्या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो जो लिपि है, जो मोहरों पर जो लिपि मिली है, जैसे यहाँ पे ये देखिए दी हुई है। ठीक है, तो उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि अधिकतर कैसे रहती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
अर्थात एक पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं भी पाई गई है। ठीक है, लेकिन द्विदिशात्मक लेखन शैली, इसका मतलब क्या है, एक पंक्ति में बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति में एक पंक्ति में दाएं से बाएं, दूसरी में बाएं से दाएं। इन पर पशुओं की आकृति है। आमतौर पर देखिए आप पशुओं की आकृति भी, तो मोहरों पर क्या है, पशुओं की आकृति भी मिली है, जिन्हें ठीक है जी, जिन्हें सतहों पर उत्कीर्ण किया गया है। जिन्हें सतहों पर, देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा है, जिन्हें सतहों पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, ये भी गलत है, उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, ये उत्कीर्ण लिखा हुआ है, उत्कीर्णित किया हुआ है। समानता कुबड़दार बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बायसन, बकरी, मारकोर, साकिन, मगरमच्छ आदि पशुओं के रूपांकन है। तो पशुओं के नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि किसी भी मोहर पर हड़प्पाई लिपि सहित बिना पशु आकृति के भी मोहरें मिली हैं। मतलब ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी जो मोहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, आगे लाइन ये है, गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, गाय का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, नो लिख देते हैं, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी मोहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। देखिए यहाँ पे गाय लिखा होना चाहिए, गढ़ लिख दिया भाई। ठीक है, गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, समानता मोहरों पर एक और पशु या मानव आकृति है। ठीक है, समानता क्या है, मोहरों पर एक पशु या मानव आकृति है और दूसरी की ओर क्या है, मुद्रा लेख है, या दोनों ओर मुद्रा लेख है। साथ ही कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रा लेख है। मोहरों का मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था और वे संचार में भी सहायक होती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया में विभिन्न मोहरों की खोज और लोथल जैसे विभिन्न स्थलों से यह तथ्य पता चलता है कि मोहरों का बड़े पैमानों पर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। एक छेद वाली कुछ मोहरें शवों के साथ भी पाई गई हैं। ठीक है, जो शव दफना दी जाते थे उनके साथ भी कुछ मोहरें पाई गई जो एक छेद वाली थी। इससे पता चलता है कि संभवतः इनका प्रयोग तावीज के रूप में किया जाता था। ठीक है जी, क्योंकि उन पर छेद पाया गया, इसलिए क्या ऐसा मतलब सोचा गया है कि शायद इनका प्रयोग तावीज के रूप में किया जाता था। इनके धारक द्वारा पहनने के रूप में इनका प्रयोग किया गया होगा। कुछ मोहरों पर गणितीय आकृति भी मिली है, संभवतः इनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा। ठीक है, स्वास्तिक भी मिला है। ठीक है, स्वास्तिक सदृश डिजाइन वाली हिस्सा है। ठीक है, सदृश डिजाइन वाली मोहरें भी पाई गई हैं। मुख्य मोहरों में क्या शामिल है, पशुपति की मोहर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न, गैंडा या एक श्रृंगी जानवर वाली मोहर। तो मुख्य मोहरों में ये शामिल है, पशुपति की मोहर, एक श्रृंगी जानवर गैंडा है ना, गैंडा या एक श्रृंगी जानवर यूनिकॉर्न। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ये तो क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे पुराने तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पशुपति वाली मोहर मोहनजोदड़ो से मिली स्टेटाइट सेलखड़ी की मोहरों में पालथी मारकर बैठे मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। पशुपति के रूप में संदर्भित इस आकृति ने, ठीक है, देखिए संदर्भित इस आकृति ने 3 सींगों वाला मुकुट पहना है। ठीक है, पशुपति के रूप में
संदर्भित इस आकृति ने 3 सींगों वाला मुकुट पहना है और चारों ओर पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ है, जबकि दाईं ओर गैंडा और भैंस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये आज आता है एग्जाम में। ठीक है, जो आकृति मिली है, जैसे मान लिया ये पशुपति वाली मोहर वाली आकृति से मिली है, पशुपति वाली मोहर मिली है। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि आकृति में 3 सींग वाला मुकुट पहना है कि 2 सींग वाला पहना है। ठीक है, पशुओं से घिरी है, आकृति में बाएं ओर हाथी और बाघ हैं और दाईं ओर गैंडा और भैंस है। तो क्या करेंगे, जानवरों के नाम बदल देंगे। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चनों में, तो ध्यान रखिएगा। आकृति में बाईं ओर क्या है, हाथी और बाघ है, और दाईं ओर क्या है, गैंडा और भैंस दिखाए गए हैं। ठीक है, और कोई जानवर नहीं है, हाथी बाघ गैंडा भैंस दिखाए गए हैं। आकृति के आसन के नीचे क्या है, 2 हिरण है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते, तो ध्यान रखिएगा, नीचे आकृति में 2 हिरण दर्शाए गए हैं, पशुपति वाली मोहर की बात हो रही है। ठीक है, कांस्य मूर्तियां, देखिए हड़प्पा सभ्यता व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा को साक्षी थी। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा की साक्षी थी। क्या वो लिखा है, की साक्षी थी। ठीक है, कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक, ठीक है, मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता था। तो मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता था कांस्य मूर्तियों को। ठीक है जी, कांस्य मूर्तियों की बात हो रही है। इस तकनीक में मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी, ठीक है, पहले गीली मिट्टी का लेप किया जाता था। कांच की मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी वो बता रहे हैं, इस तकनीक में होता क्या था, प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेप किया जाता था। ठीक है, और तब फिर क्या करने, लेप करने के बाद उनको सूखने दिया जाता था। पहले गीली मिट्टी का लेप कर देते थे, फिर सूखने रख देते थे। इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्तियों को गर्म किया जाता था। ठीक है, गर्म किया जाता था, जिससे अंदर की मोम पिघलने लगती थी। ठीक है, अंदर की मोम क्या थी, वो पिघलने लगती थी। फिर एक छेद के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और खोखले सांचे के अंदर, ठीक है, जो खोखला सांचा बचता था उसके खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाल दी जाती थी। ठीक है जी, खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाल दी जाती थी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है लिखने में। ठीक है जी, देखिए क्या था, मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और उसके क्या होता था, जो सांचा बचता था उसके अंदर क्या, धातु डाल दी जाती थी। धातु के ठंडा हो जाने और जम जाने के बाद आकृति तैयार हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान रखिए। ठीक है जी, ठीक है, तो क्या था, प्रोसेस समझ में आया क्या था, धातु को जब ठंडी हो जाती थी और जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था और जैसी मोम की आकृति होती है उसी आकार की धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। आज भी इस तकनीक का प्रयोग देश के कई भागों में प्रचलन है। ठीक है जी, समझ में आया ना प्रोसेस क्या था। ठीक है, 2 बार सुनेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, अगर मुझे सुनेंगे तो। देखिए मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, कौन कौन सी मूर्ति की बात हो रही है। एक मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, लड़की, ठीक है, नर्तकी है, लड़की की मूर्ति। और कालीभंगा का कांसे का बैल। ठीक है, ये उदाहरण है आपकी कांस्य मूर्तियों के। तो कांस्य मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी, समझ में आया। ठीक है, मोम से पहले मूर्ति बन जाती थी। ठीक है, तो सूखने रख दिया जाता था। ठीक है, देखिए मोम की मूर्तियों पर पहले क्या किया जाता था, गीली मिट्टी का लेप किया जाता था, उसे सूखने दिया जाता था। इसके बाद मिट्टी को मतलब लेपित मिट्टी को क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था। उसके अंदर का मोम पिघल जाता था, तो एक छेद के माध्यम से उसका मोम बाहर निकाल दिया जाता था। जो सांचा रह जाता था उसमें जो पदार्थ था, ठीक है, जो धातु थी वो भर दी जाती थी। ठीक है, धातु के ठंडा हो जाने और जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था और जैसे कि मोम की आकृति होती है वैसे ही आकृति धातु की बन जाती थी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कांसे की मूर्तियां कैसे बनती थी। ठीक है, देखिए नर्तकी लड़की की मूर्ति विश्व की सबसे पुराने कांसे की मूर्ति है। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे प्राचीन कांसे की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से मिली 4 इंच की इस मूर्ति में केवल आभूषण पहने हुए नग्न महिला को दर्शाया गया है।
बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, ठीक है। बाएं हाथ में क्या है, इस मूर्ति में केवल आभूषण पहन महिला को दिखाया गया है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां हैं। दाहिने हाथ में क्या है, कंगन और ताबीज पहनी है। तो बाएं हाथ में क्या है, चूड़ियां हैं, ठीक है। ये चूड़ियां देखिए, ये चूड़ियां हैं, ढेर सारी चूड़ियां, ये ठीक है, चूड़ियां हैं। और दाहिने हाथ पर कंगन पहने हैं ये, और ये ऊपर ताबीज पहने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मूर्ति देखी तो हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। ये अपने कूल्हे पर दाहिने हाथ रखे हुए त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। तो देखिए, ये कमर पे हाथ रखा हुआ है इसने, ठीक है। तो इस मूर्ति की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में की थी, ठीक है। ध्यान रहेगा, ठीक है। इतना खोज तो ये तो मुश्किल से ही आता है, लेकिन ये इसके मूर्ति के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दाढ़ी वाले पुजारी हैं, देखिए ये जो दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति है, एक टेराकोटा की बनी हुई है। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पक्की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां मतलब कम पाई गई हैं, ठीक है, और आकार और रूप से अपरिकृत हैं। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता था। ये अधिकांश गुजरात या कालीबंगा के स्थलों में आपको मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि माता देवी की मूर्ति, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि, ठीक है। देखिए, दाढ़ी वाले पुजारी क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी मूर्ति है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी मूर्ति की अर्ध प्रतिमा, शरीर का ऊपरी हिस्सा, यह है तिप्तिया पैटर्न की है, ठीक है। तिप्तिया लिखा है यहाँ पे, गलत लिख दिया है। ट्रेफोइल देखिए, ठीक है, ये तिप्तिया पैटर्न वाले, ठीक है। तिप्तिया पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है, जिसकी आंखें लंबी हैं और आधी बंद हैं, जैसे कि वह ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजू बंद है, ठीक है, दाहिने हाथ पर एक बाजू बंद है, और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है, ठीक है। नेक्स्ट जो मूर्ति है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ या शरीर की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है। इसके कांधे अच्छी तरह से पके हुए और पेट निकला हुआ है, ठीक है जी, पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और बाजुओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र हैं, ठीक है जी, सॉकेट छिद्र है, ये गलत लिखा हुआ है। सॉकेट छिद्र है, ठीक है जी। तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति देखी हमने, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ या शरीर की मूर्ति देखी, जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो जो इसका सिर, इसका धड़ की आगे की दिशा में है, धड़ की दिशा आगे की ओर है, पेट इसका निकला हुआ है, ठीक है, वो भी इसलिए दिख भी रहा है ना, पेट इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मृद भांड देख लेते हैं। देखिए, उत्खनन स्थलों से मिले मृद भांडों को मोटे तौर पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, सादे मृद भांड और चित्रित मृद भांड। चित्रित मृद भांडों में काले व लाल मृद भांडों, जो चित्रित मृद भांड हैं उनको काले और लाल मृद भांडों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसमें क्या, पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि की डिजाइन आकृति बनाने के लिए किया जाता था। वृक्ष, पक्षी, पशुओं की आकृति, ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवर्ती विषय थे, ये बा है, ठीक, आवर्ती विषय थे। पाए गए अधिकांश मृदभांडों में से चाक पर बनाए गए मृदभांड अति उत्तम हैं। इसके साथ ही कुछ हाथ से बने हुए थे। रंग बिरंगे मृदभांडों के उदाहरण भी मिले हैं, हालांकि वे बहुत ही दुर्लभ हैं। मृदभांडों का उपयोग संभवतः 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पहले क्या है, सादे मृदभांडों का मुख्य रूप से उपयोग अनाज और पानी के भंडारण आदि जैसे घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता था। छोटे पात्र सामान्यतः आकार में आधे इंच से भी कम
का प्रयोग किस लिए किया जाता था? सजावटी प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो किस प्रकार के मृदभांड हैं? ठीक है, ये हमने देखे, 2 प्रकार के देखे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे प्रकार के क्या है? तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेदों वाले कुछ छिद्रित मृदभांड भी मिले हैं, जिनमें छेद हैं, ऐसे मृदभांड भी मिले हैं। संभवतः इनका उपयोग शराब उलटने के लिए किया जाता था। ठीक है, संभवतः ऐसा माना जाता है, किया जाता था। ठीक है, बाएं लाल और काले मृदभांड का छिद्रित मृदभांड। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था। एक आभूषण और देख लेते हैं लास्ट। देखिए, हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मुख्यतः धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों कंगन, बाजूबंद, अंगूठियां, देखिए क्या है, ये पट्टिका है, गलत लिखा है, ये पट्टिका, पट्टिका, ये गलत है। यहाँ पे ऐसे ये वाली मात्रा यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, और ये ऐसे आएगा। पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठी जैसे आभूषण पहनते थे। कर्णफूल, झुमके, पायल केवल महिलाएं पहनती थी। ठीक है, कोरलियन लिखा है, ये गलत है, मैं लिख देती हूँ। कोरलियन, ठीक है, कोरलियन, नीलम, क्वार्टर्स, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफी लोकप्रिय हैं। ठीक है, मनके प्राप्त हुए हैं, किस किस के हुए? नीलम के, क्वार्टर्स, स्टेटाइट के हुए हैं। ठीक है जी, कोर्नियन के प्राप्त हुए हैं और बड़े पैमानों पर इनका निर्माण किया जाता था। यह बाल खींचने, क्या लिखा हुआ है गलत, बताइए कितनी मिस्टेक। ये बात चंद हुदड़ों व लोथल से मिले कारखानों से स्पष्ट है। ठीक है, चंद हुदड़ों, नाम ही ऐसा था इसलिए इतनी मिस्टेक हुई। ठीक है, ये बात चंद हुदड़ों या लोथल से मिले कारखानों से स्पष्ट है कि व्यापक पैमाने पर इसका निर्माण होता था। कैसे पता चला है कि यहाँ पे ये मिले हैं? ठीक है, आपका ये चंद हुदड़ों और लोथल से मिले कारखानों से ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता था और ये कारखानों से मिले हैं। कि इससे क्या पता चलता? व्यापक पैमाने पर इनका निर्माण होता था। हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखिए हड़प्पाई लोग, एक मिनट, ये काट दीजिए। हड़प्पाई लोग किसका प्रयोग करते थे? हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का प्रयोग करते थे। कपास और ऊन का प्रयोग करते थे। इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से प्रयोग किया जाता था। मतलब अमीर और गरीब दोनों ही लोग काटते थे, इनको काटा जाता था। मतलब ये जो ऊन है और कपास का प्रयोग करते थे, इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा। ठीक है, देखिए एक पूरा लाइन कट कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ वो सुनिए। ठीक है, देखिए इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काटा जाता था। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये मत पढ़िए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ फिर से बोल देती हूँ मैं। ठीक है, जो कपास और ऊन का प्रयोग किया जाता था, अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काटा जाता था।
बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे। ठीक है जी, बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से क्या पता चलता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे। ठीक है, मुझे एक दो बार सुनेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इस स्लाइड में कुछ गलती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूंगी कोई गलत ना हो। नेक्स्ट हमारी रह गई है मौर्य कला और स्थापत्य कला। हमने हड़प्पाई कला तो पढ़ ली, हमारी मौर्य कला और स्थापत्य कला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो कि स्थल से जो चीजें मिली हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, वहां से क्या क्या मिला है, कौन कौन से स्थल, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, रोपमठ, है ना, ये सब चीजें मिली है, मतलब ये सब स्थल मिले हैं और वहां से क्या क्या चीजें मिली है वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।